चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है द स्पेयर। स्पेयर आपने देखा ही होगा, जो आपकी फ़ुटबॉल होती है या बॉल होती है वो सारी किस शेप की होती हैं, स्पेयर होते हैं। अब थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं स्पेयर की। क्या डेफिनेशन होती है? स्पेयर होता है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट। अब इसमें होता क्या है, क्या खास चीज़ें होती हैं? इसमें होता है एक सेंटर। स्पेयर में एक सेंटर होता है, जैसे कि आपका सर्किल में एक सेंटर होता है, सेम ऐसे ही आपका स्पेयर में एक सेंटर होता है। और इसके जो सरफेस पर पॉइंट होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, ये कोई भी आप अगर आप डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से सरफेस पॉइंट पर, तो वो सारी डिस्टेंस सेम होगी और इसी को बोलते हैं रेडियस। और इसी डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द स्पेयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ मैंने ये बता दिया आपको। अब इसकी बात हम करते हैं इसके इक्वेशन की बात। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। आपने सर्किल की इक्वेशन को पढ़ा होगा। सर्किल की इक्वेशन 2D में होती है। तो क्या होता है, x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन होती थी। लेकिन हम 3D की बात करें तो एक टर्म और ऐड हो जाएगी इसमें, जेड माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट भी होता है, तो जेड माइनस सी। अब एक्स वाई जेड ये होते क्या हैं? एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट होता है सरफेस पर। ये आपका मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, ये सरफेस पर कोई भी एक पॉइंट है जो हमने मान लिया एक्स वाई जेड। ए बी सी होते हैं इसके सेंटर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी होगी वो ही होगी आपकी रेडियस। तो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर नीचे स्पेयर आर वाइडली यूज्ड। अब यहाँ पे जो लाइन है, स्पेयर कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि मैथमेटिक फील्ड में यूज होता है, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जर्नल फॉर्म ऑफ स्पेयर। अब ये जर्नल फॉर्म ऑफ स्पेयर क्या है? ये जो आपको फॉर्म दिख रही है, जो इक्वेशन दिख रही है, यही आपकी जर्नल फॉर्म होती है स्पेयर की। अब ये क्या नई चीज़ है? नहीं, ये जो हमने ऊपर इक्वेशन देखी थी, इसके स्क्वायर को बस ओपन कर लिया है और इस फॉर्म में हमने उसको लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर थे, इनको ओपन कर लिया है, तो ये आ जाएगी आपकी कुछ इक्वेशन। अब यहाँ पर कभी भी अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे स्पेयर की, तो सेंटर क्या होंगे, ध्यान रखना हमेशा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, मतलब एक्स का कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे और माइनस साइन के साथ ले लेंगे, तो वो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसे ही वाई का कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे और माइनस साइन के साथ ले लेंगे, तो वो भी आ जाएगा। और अगर हम जेड का कोफिशिएंट हाफ करके और माइनस साइन के साथ लें, तो वो डब्ल्यू। इसके बाद ये तो सेंटर हो गया, आप किसी भी स्पेयर का सेंटर निकाल सकते हैं आसानी से। अब रेडियस की बात करते हैं, तो जब आपका सेंटर निकल जाए तो उसके बाद ये आप इसको अंडर रूट में ले लें, इस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी को, तो ये आपका आ जाएगा रेडियस। अब नेक्स्ट है हमारा डायमीटर फॉर्म। क्या होता है, कभी कभी ये स्पेयर आपका, ठीक है, इस स्पेयर को ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन ये स्पेयर है, ठीक है, ये सेंटर है। कभी कभी क्या होता है, डायमीटर के एंड पॉइंट दे देता है, ये आपको x1 y1 और z1, और ये x2 y2 और z2। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दे, तब आपको ये वाली फॉर्म यहाँ पर लगानी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई स्पेयर है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो उस स्पेयर की इक्वेशन पता कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगा दीजिए। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट सर्किल। अब ये ग्रेट सर्किल क्या होता है, मान लीजिए आपके पास वाटरमेलन है और उसको बिल्कुल बीचों बीच से अगर आप कट कर देते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल बीचों बीच से ये आपका वाटरमेलन था और इसको बिल्कुल कट कर दिया हमने बीचों बीच, तो आप देखोगे कि उसको अपनी तरफ अगर करके देखोगे, कटे हुए पार्ट को अपनी तरफ देखोगे, तो एक सर्किल आपको मिलेगा। ठीक है, वाटरमेलन को काटोगे तो सर्किल जो
बिल्कुल बीचों बीच से काटोगे तो एक सर्किल मिलेगा, वही सर्किल क्या होता है, ग्रेट सर्किल। तो ये उसकी डेफिनेशन है, मैथमेटिकली डेफिनेशन, मतलब एक ऐसा सर्किल, स्पेयर के अंदर एक ऐसा सर्किल जो कि मैक्सिमम, जिसकी सरकमफ्रेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, पॉसिबल लेंथ, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम इस स्पेयर को बिल्कुल बीचों बीच से काट देंगे, तो जो यहाँ पे एक सर्किल बनेगा इस टाइप से, वही आपका होता है ग्रेट सर्किल। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब हम बात करते हैं, जब हम सर्किल की बात करते थे, ठीक है, ये कोई सर्किल है, इस सर्किल की बात करते थे तो टेंजेंट क्या होता था, कोई भी एक लाइन होती थी जो इसको टच करके जाती थी सर्किल को एक पॉइंट पर। वो तब था जब ये सर्किल 2D, क्योंकि हमें पता है सर्किल जो होता है वो 2D में होता है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, स्पेयर की, तो ये 3D में होता है। तो यहाँ पर एक लाइन नहीं होती है, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट की बात करें तो वो एक लाइन नहीं होती है, वो होता है आपका एक प्लेन। जैसे कि आप एक बॉल को इमेजिन करिए, ठीक है, ये आपकी एक बॉल हो गई है, तो इसके ऊपर एक पेज जो है, अपनी कॉपी का पेज जो लगा दीजिए, तो वो छोटी सी जगह पर उसको टच करेगा। तो यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर टेंजेंट लाइन नहीं होती, टेंजेंट होता है प्लेन, ठीक है, स्पेयर का। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वैसे हम कोई भी आपको कर्व दिया गया हो 3D में, तो इसका एक जर्नल सा आइडिया ले लेते हैं कि कैसे करना होता है। मतलब स्पेयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और भी कोई आपको कर्व दिया गया हो तो, और आपको उसका टेंजेंट निकालना हो, टेंजेंट प्लेन वगैरह निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको पॉइंट दिया गया होगा कि फाइंड द टेंजेंट प्लेन ऑफ स्पेयर, कोई स्पेयर आपको गिवन होगा, स्पेयर की आपको इक्वेशन गिवन होगी और पॉइंट दे देगा कि इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट प्लेन निकालना है। आप क्या करोगे, जो इक्वेशन होगी, जो स्पेयर की इक्वेशन है, जहाँ पे भी स्क्वायर वाली टर्म है उसको रिप्लेस कर दोगे x1। ये x1 क्या होगा, जो गिवन पॉइंट होगा, और ये x सिंपली x होगा, ठीक है। y को y1 और z को z1। और जहाँ पर ये तो स्क्वायर वाली टर्म थी, जहाँ पर सिंपल x होगा उसको रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2 और z को z प्लस z1/2। अगर आप इस चीज़ को कहाँ लगा दोगे, स्पेयर की इक्वेशन में। मैंने आपको जर्नल इक्वेशन बताई थी ऊपर स्पेयर की x, तो उसमें अगर वहाँ पर भी आप लगा के देखोगे तो यही वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आप खुद ट्राई करना, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखाया था इसको बस आप ध्यान रखना है, ये सिर्फ स्पेयर के लिए नहीं है, ये और भी कर्व में भी यूज़ होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। और इससे हम अगर कभी भूल भी जाते हैं तो आसानी से, अगर ये चीज़ याद है तो आसानी से हम किसी भी कर्व का टेंजेंट प्लेन निकाल सकते हैं। नाउ पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, इमेजिन कीजिए आपके पास एक बॉल है और एक आपके पास एक लंबी सी सुई है। अब आप क्या करते हो, उस सुई को उस बॉल के आर पार कर देते हो, तो ये वही सुई है, ये एक बॉल है और एक सुई है। तो ये सुई इस बॉल को दो जगह से इसको कट करेगी, एक तो जहाँ से आपने घुसाई है, दूसरी तरफ जहाँ से आपने निकाली है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट, मान लीजिए कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं P, लेकिन इस तरह से लेंगे कि Pm.Pn इज़ कॉन्स्टेंट, कि क्या हो, P की M से दूरी और P की N से दूरी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पावर ऑफ ए पॉइंट। आपको दे दिया जाए कि आपके पास एक स्पेयर है और एक प्लेन है, दोनों की इक्वेशन आपको दे दी गई है, और आपसे ये बोला है कि क्या ये जो प्लेन है ये स्पेयर का टेंजेंट प्लेन है या नहीं है। उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, और अगर इस फॉर्मूले में रखने के बाद वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वो जो प्लेन गिवन है वो उस स्पेयर का क्या होगा, टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट है प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ये स्पेयर है और ये एक पॉइंट है। अब ये क्या है, ये स्पेयर, ये पॉइंट स्पेयर के बाहर है, स्पेयर पे नहीं है, स्पेयर के बाहर है, और एक टेंजेंट प्लेन है, इस तरह से है टेंजेंट प्लेन कि
वो इस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। हर पॉइंट एक टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट से गुजर रहा है और वो क्या है, इस स्फीयर के टेंजेंट भी है। तो एक टेंजेंट प्लेन तो होगा नहीं ऐसे इस पॉइंट से गुजरने वाले चारों तरफ इसके हम बहुत सारे प्लेन होंगे, इनफाइनाइट प्लेन होंगे। तो वो जहाँ जहाँ पर टच कर रहा है तो उसको हम जहाँ पर वो जो पॉइंट का कलेक्शन आएगा जहाँ जहाँ पर इसको टच करेगा, देखिए यहाँ पे ये प्लेन इसको टच कर रहा है, एक दूसरा प्लेन होगा वो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होंगे इनका लोकस ही क्या होता है, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। इनका लोकस ही, जैसे कि चारों तरफ बहुत सारे प्लेन आ जाएंगे ना, ये इस जो कि इस पॉइंट से भी गुजर रहे हैं और इसके भी टेंजेंट प्लेन हो चारों तरफ, तो इस तरह इस प्लेन इस टाइप से जो लोकस बनेगा उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। कभी कभी आपको बोल दिया जाता है प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट और निकाल दीजिए, तो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए वो पॉइंट दे देगा आपको एक और स्पेयर की इक्वेशन दे देगा। तो आप कैसे निकालोगे, ये मैंने नीचे फॉर्मूला लिख दिया है, x(x1 + y(y1 + z(z1) = r²। ये आपकी स्पेयर की इक्वेशन है। ये आपको वो पॉइंट दिया है जिससे कि वो क्या हो रहा होगा, प्लेन पास हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन पास हो रहे होंगे, तो वो एक कॉमन पॉइंट जो होगा उसकी वो पॉइंट दे देगा और आपको स्पेयर की इक्वेशन देगा। तो ये आपका क्या जाएगा, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज़ पोल एंड पोलर प्लेन। तो समझिए क्या होता है ये देखिए फिर से हम वही केस ले रहे हैं कि कोई एक नीडल है और नीडल को हमने एक बॉल के आर पार कर दिया। वो नीडल पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट P से होकर जा रही है, ठीक है। ये जो नीडल है मतलब लाइन मान सकते हैं, लाइन मैथमेटिकल लैंग्वेज में लाइन है एक, ये लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है, ठीक है, पास हो रही है। और ये इस बॉल को दो पॉइंट पे कट करेगा, एक को हम मान लेते हैं A और एक पॉइंट को मान लेते हैं B। ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट Q ले लेते हैं हम, कोई भी पॉइंट होगा Q, ठीक है, वो इसी लाइन पे होगा, ठीक है। क्या होगा, वो इसी लाइन पे होगा। और अगर ये सारे पॉइंट मिल करके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, देखिए ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, PA मतलब ये वाली डिस्टेंस, PB ये वाली डिस्टेंस, और ये इन दोनों का रेसिप्रोकल करके सम निकालें, तो वो किसका आना चाहिए, 2 और PQ का रेसिप्रोकल। PQ इसी मतलब कहीं भी हो सकता है, Q यहाँ पर पॉइंट इस लाइन पे, तो वो उसका रेसिप्रोकल का दुगना, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये हार्मोनिक मीन है, जैसे कि अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, तीसरा हार्मोनिक मीन, तो वो ये हार्मोनिक मीन है, ठीक है। तो ये अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो P हमारा हो जाएगा पोल। ध्यान रखना, अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है तो P पोल हो जाएगा। और जितने भी Q होंगे, अब इस लाइन पे एक Q तो होगा नहीं, बहुत सारे Q होंगे, तो जितने भी Q हैं उनसे जो मिलके बनने वाला कर्व होगा वही हमारा होगा पोलर प्लेन, ठीक है। तो ये था पोल एंड पोलर प्लेन। नेक्स्ट इज़ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। अब दो स्फीयर जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाए हुए भी हैं, दो स्फीयर एक दूसरे को कर रहे हैं इंटरसेक्ट। अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन किस एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में। अब ये मान लीजिए दो स्फीयर हैं, ठीक है। अब एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए ये इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टेंजेंट प्लेन निकालोगे और यहाँ पर आप टेंजेंट प्लेन निकालोगे। जो इन दोनों के बीच में एंगल होगा वही आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। हम ऐसे ही किस में करते थे, सर्किल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो वहाँ पे टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल निकालते थे, यहाँ पर टेंजेंट प्लेन के बीच का एंगल है। अब इसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, इससे हम वो एंगल निकाल सकते हैं। cos थीटा इजिकल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, ठीक है। अब ये d क्या है, r क्या है, r अब क्योंकि दो यहाँ पे स्पेयर हैं तो दोनों की रेडियस होगी अलग अलग होगी, तो एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2 है। अब ये d क्या है, d है दोनों के बीच जो ये सेंटर है, इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको क्या दिया गया है, स्पेयर की इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले आप सेंटर निकालोगे दोनों स्पेयर के, फिर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो निकालोगे, तो वो आपका आ जाएगा d। तो ये d आपका ये है।
तो चलिए, ये थी आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल स्पेयर्स। अब ये ऑर्थोगोनल स्पेयर होते क्या हैं? अगर दो स्पेयर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करें तो वो होते हैं आपके ऑर्थोगोनल स्पेयर। अब अगर आपको दो स्पेयर दे दिए गए हैं और आपसे पूछे कि चेक कीजिए क्या ये ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं, तो ये वाली कंडीशन आप अप्लाई कीजिए। अगर इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर जाते हैं देन वो ऑर्थोगोनल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि दो स्पेयर हैं, दो इक्वेशन होंगी, तो यहाँ पर आपको क्या होंगे, दो सेंटर मिलेंगे। ठीक है, ये x के कोऑर्डिनेट हैं दोनों के, ये दोनों के y के कोऑर्डिनेट हैं और दोनों के z के कोऑर्डिनेट हैं। ये d, ये अब ये वाला d मत मान लेना, ठीक है। ये d है जो कि उस स्पेयर में कांस्टेंट आया होगा। ठीक है, जब आपने ऊपर अगर आप जाके देखेंगे वीडियो में तो जो इक्वेशन है वहाँ पर एक d मेंशन है। ठीक है, लास्ट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लास्ट में d मिलेगा प्लस d। तो एक का हमने d1 मान लिया है, एक का हमने d2 मान लिया। तो इस तरह से हम ऑर्थोगोनल स्पेयर निकाल सकते हैं। अगर कोई वैल्यू मिसिंग भी हो जाती है, मान लीजिए किसी की वैल्यू यहाँ पे u1 की वैल्यू मिस कर दिया है और आपको ये बोल दिया है कि ऑर्थोगोनल स्पेयर है, तो आप इस कंडीशन से वो मिसिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज़्यादा बनती है। नेक्स्ट वन इज़ लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, मतलब टेंजेंट की। अब ये स्पेयर है कोई भी और कोई पॉइंट दे दिया है, ठीक है, ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉइंट से होकर जाने वाला प्लेन, और प्लेन कैसा हो, वो टेंजेंट प्लेन हो किसके, ये ये स्पेयर जो है उसके। तो ठीक है, ये मतलब कि एक तो इस पॉइंट से भी गुजर रहा है और ये इसको टच भी कर रहा है। ये प्लेन है, लाइन नहीं है। ठीक है, 3D में सोचना, ये प्लेन है। तो जहाँ पर ये टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ से और इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो वो होता है ये वाला फॉर्मूला, ये पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, क्या है, जो आपको स्पेयर की इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, स्पेयर की जो भी इक्वेशन आपको गिवन है वहाँ पर एक्स स्क्वायर, जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है वहाँ पे x1 स्क्वायर, मतलब ये वाला पॉइंट रख देना, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। जहाँ पे y स्क्वायर होगा वहाँ पे y कोऑर्डिनेट रख देना, ठीक है। और जहाँ पे z स्क्वायर है वहाँ पे z कोऑर्डिनेट रख देंगे। और जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे x1 से रिप्लेस कर देंगे, y को दिख रहा है y1 से और z दिख रहा है z1 से, ठीक है, रख देंगे। तो आपका ये आपका आ जाएगा टेंजेंट प्लेन। बाकी अगर कभी आप क्वेश्चन में देख लेंगे, अगर क्वेश्चन मिला इसके ऊपर बेस, तो वहाँ पे हम देख लेंगे कैसे हम टेंजेंट प्लेन निकालते हैं, वहाँ से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ रेडिकल प्लेन। अब रेडिकल प्लेन होता क्या है, तो मान लीजिए ये एक स्पेयर है, स्पेयर 1, और ये दूसरा स्पेयर है, स्पेयर 2। अब एक प्लेन है, जैसे कि मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ की है, ये एक लाइन नहीं है, एक प्लेन है। और ये प्लेन इस तरह से है कि अगर इस स्पेयर से इस प्लेन के किसी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ, और फिर जो है एक टेंजेंट यहाँ इसी पॉइंट से एक टेंजेंट हम दूसरे स्पेयर पे ड्रॉ करते हैं, तो इनकी दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो अगर इस पे हर पॉइंट से हम ऐसे ही देखें, हर पॉइंट से देखें, देखिए यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे भी लेंथ सेम होगी। तो कोई भी यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे, अगर उन पॉइंट पे से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों स्पेयर पे और उनकी लेंथ सेम आ रही है, देन दिस प्लेन इज़ नोन एज रेडिकल प्लेन। और इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपको स्पेयर की इक्वेशन गिवन है, मतलब इस स्पेयर की आपको इक्वेशन S1 गिवन है और इस स्पेयर की आपको S2 गिवन है। तो S1 में से S2 माइनस कर दो, तो ये जो प्लेन है बीच में, इसकी इक्वेशन आपको निकल के आ जाएगी। तो ये था हमारा रेडिकल प्लेन। नाउ लिमिटिंग पॉइंट। अब ये लिमिटिंग पॉइंट क्या होते हैं, लिमिटिंग पॉइंट मतलब कि एक ऐसा स्पेयर जिसकी जिसका रेडियस हो 0। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर कभी आपको लिमिटिंग पॉइंट बोल दिया जाए तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि वो स्पेयर है जिसकी रेडियस क्या होगी, 0। अब लास्ट में कुछ यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, टचिंग स्पेयर्स। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक स्पेयर ये है और एक स्पेयर ये है। ठीक है, ये दोनों स्पेयर हैं
इसको थोड़ा सा गोल बना लेते हैं, ठीक है। एक स्पेयर ये है। अब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये टच भी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब इसका सेंटर क्या मान लेते हैं C1, इसका सेंटर मान लेते हैं C2, ठीक है। इसकी रेडियस मान लेते हैं R1 और इसकी रेडियस मान लेते हैं R2, ठीक है। अब यहाँ पर 3 केस अराइज होते हैं, ठीक है। 3 केस कौन कौन से हैं? एक तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि 2 स्पेयर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। कैसे पता लगाएंगे? आपको इक्वेशन दे दी स्पेयर्स की, 2 स्पेयर की इक्वेशन दे दी, S1 की और S2 की। अब आपसे ये बोल रहा है कि पता कीजिए कि ये स्पेयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं या फिर बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए अब ये टच नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये दूसरे टच नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट्स, इसका सेंटर पता है, इसका सेंटर पता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट पता है। तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस निकाल लोगे दोनों के बीच में। डी डिस्टेंस हमने ये निकाल लिया दोनों के बीच में। और अब क्या करोगे? अगर ये डी डिस्टेंस बड़ा आया किससे? R1 प्लस R2, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टच भी नहीं करेंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये रेडियस प्लस ये रेडियस, इन दोनों को अगर इनको प्लस भी कर दें तो वो टोटल डिस्टेंस, बीच की जो डिस्टेंस है इससे ज़्यादा ही, इससे छोटी ही आने वाली है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्पेयर इस स्पेयर को टच कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे भूल जाइए कि ये कुछ है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो डी बीच में दोनों की सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी R1 प्लस R2 के। तो ये केस क्या हो गया? टचिंग का केस हो गया, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ऊपर वाले को लिखना टच नहीं कर रहे, ठीक है। अब थर्ड केस आता है D लेस देन R1 R2। ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो बीच की डिस्टेंस है ये इन दोनों के रेडियस के सम से भी छोटी हो जाएगी। मतलब क्या है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर। तो ये तीसरा केस हो गया। तो ये आपका थ्योरी पार्ट था स्पेयर का। इसके बाद अभी बहुत कुछ बचा है जो कि हम यहाँ पे थ्योरी में ना लेकर के उसको क्वेश्चन वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।